आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कोशिश करेंगे कि 10 मिनट सीरीज में आपका जो भी सेगमेंट होंगे, हिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हमारा सिलेबस का जितना सेगमेंट है उसके जितने जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको 10 मिनट सीरीज में हम पूरा का पूरा उसको खोलने की कोशिश करेंगे और उसको ऐसे सेगमेंट में खोलेंगे जो आपके 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर और साथ ही साथ प्रीलिम्स। मतलब हमारा मानना है कि पूरा अगर बड़े कैनवास में चीज़ों को देखा जाए तो हम उस हिसाब से कंप्लीट कर लें जो हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए काम आए। तो ये 10 मिनट की सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला 10 मिनट सीरीज में। कुछ लोगों के प्रीलिम्स में काम आए कि सर आपके एग्जाम को टाइम पीरियड में आपके वीडियो को देखा और डिरेक्टो क्वेश्चन देखने को मिला। मैं मानता हूं कि चीज़ें आपको पता थी। हमारा उद्देश्य याद कराने का था। बाकी इसका श्रेय मैं कभी नहीं लूंगा, ना मुझे चाहिए। इसका श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है, जिस टीम ने पूरी की पूरी मेहनत की थी। चैंपियन टीम की मेहनत है, ये सब याद रखिएगा। लाइफ में जब भी कुछ अच्छा हो तो सब कुछ को सौंप देना चाहिए। और ये सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ उस चीज़ को ना केवल पढ़ा बल्कि एग्जाम में उसको कैरी करके ले गए और आपने अपने आप को सही किया और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। याद रखिए, चैंपियन स्कोर का भी यही उद्देश्य है कि आप हर कदम में जो आप जब जब जहाँ डाउट फील करते हैं, हम वहाँ आपको आपके पास खड़े हुए मिलेंगे। आज शुरुआत भी वही करेंगे। आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी बहुत जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां आपको बहुत नॉमिनल एक टाइम पीरियड में और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम आंसर राइटिंग जो मध्य प्रदेश में दूरांचल लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी हम ये बहुत शॉर्ट टाइम में चीज़ें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। चलिए 10 मिनट सीरीज में आज आप जान लेते हैं हर बच्चे की एक समस्या का सबब कि सर गर्दबिल वंश हमको जानना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं ज्ञानी नहीं बनाऊंगा, उसके लिए सॉरी। कि क्या था इसके पीछे, इतिहास क्या है, कहानी नहीं। हमारा उद्देश्य है कि इस 10 मिनट में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक, चैंपियन इसी के लिए जाना जाता है कि एग्जाम में काम आ रहे हैं। हाँ, हमारे काम के हैं, बस हमको ये पढ़ा दीजिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले गर्दबिल वंश। सबसे पहले फोटो से देखिए। क्यों? जब भी चीजें इमेज के फॉर्म में देखी जाती है तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीजें सेट हो जाती है। तो सम्राट गर्दबिल यानी गंधर्व सेन नाम, कभी कभी गर्दबिल की जगह गंधर्व सेन आए तब भी आपको चीजें वही लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सबसे पहले एक सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ये वंश हमको कहाँ देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यतः आपको उज्जैन जो जिला है वहां आपको ये वंश देखने को मिलेगा, गर्दभिल वंश। राजधानी इसको उस तत्कालीन टाइम पीरियड में अवंतिका बोला जाते थे, जो वर्तमान में हमारा उज्जैन है। स्थापना की बात कर लेते हैं। अगर 2 मार्कर में आता है आपके पास कि स्थापना का मुझे इतिहास बताइए, तो जैन साहित्य थेरावली के अनुसार गंधर्व सेन द्वारा उज्जैनी में इसकी जानकारी हमको देखने को मिलता है। तो जैन साहित्य कौन सा था? थेरेवली। ठीक, यहाँ भी आप देख लीजिएगा ये किसकी है? मेरुतुंग की रचना है। ठीक, हम इसको बार बार हम मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे जिससे आपके 2 मार्कर में काम आ जाएगा। हो सकता है 2 मार्कर में पूछ लीजिए कि गर्दविल वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, ये 2 स्रोतों की जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जैन ग्रंथ का हरिवंश पुराण जो है, गंधर्वना जो पाठ है उसकी जानकारी वहां से प्राप्त होती है। वायु पुराण से भी मिलती है, जो सप्त गर्दविल बोला गया उनको। गंधर्व पुराण में त्रिलोक प्राप्ति के तौर पे जाना गया। और मेरुतुंकृत थेरावली जो कि यहाँ भी लिखा है मैंने और यहाँ भी लिखा है मेरुतुंग। तो अगर आप जैन ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो ये 2 लिख दीजिएगा। ओवरऑल पूछा जाए तो जैन ग्रंथ, वायु पुराण, गंधर्व पुराण और मेरुतुंग, ये दोनों तीनों चारों सब कुछ आप उस पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, कालकाचार कृथा में भी इस वंश की जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 मार्कर में 2 सेगमेंट आपसे पूछे गए, तो फटाफट आप इसको चीजें को आप पुट ऑन कर सकते हैं। जानकारी के स्रोत, तो जानकारी अगर जैन ग्रंथ पूछा गया तो ये 2 जानकारी, ओवरऑल पूछा गया तो 4 जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमुख शासकों की। बात करते हैं जो 2 मार्कर में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही करते हैं गंधर्व सेन से। तो गंधर्वी जो विद्या का ज्ञाता होने के कारण इन्हें गर्दभीर बोला गया। अगर आप स्टार्टिंग में पहला पॉइंट, अच्छा जब 2 मार्कर आप लिख रहे हो तो अब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा है, सबसे पहले उन्हीं का परिचय दे दीजिए आप। ठीक, परिचय दीजिए, टाइटल मत बनाइए, चलेगा। उनका परिचय बता दीजिए, फिर थोड़े से उनकी विशेषताएं बता दीजिए और लास्ट में उनका क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव था। जैसे लोग गांधी जी के बारे में लिखते हैं, तो गांधी जी का जन्म इंपॉर्टेंट नहीं था मित्रों। ठीक है, कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में नहीं, गांधी जी का भारत में क्या इम्पैक्ट था वो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए जब भी है परिचय, तो परिचय भी ऐसा लिखिए जो उस पर्सनालिटी ने समाज को कुछ अच्छा दिया हो या कुछ कुछ फेमस उसकी यूएसपी। तो बस आपको इस चीज में रखना है। 2 पुत्र हुए, भरतहरि और विक्रमादित्य, और शकों ने इसे पराजित करके उज्जैनी पर अपना अधिकार कर लिया। ये लास्ट में परिणाम देखने को मिला कि गंधर्व जो सैन थे उनको पराजित करके फिर आगे चल के शकों ने इनको निपटा दिया और उज्जैनी पे अपना अधिकार कर लिया, है ना। फिर बात करते हैं भरतहरि। भरतहरि क्या है? इन्हीं के पुत्र होंगे, ज्येष्ठ पुत्र होंगे। तो गंधर्व सेन के
जो होंगे ज्येष्ठ पुत्र देखने को मिलेगा। फिर रचनाएं इनकी तीन शतक है। जैसे हम लोग हमेशा ट्रिक करके याद करते हैं कि ऐसा बैट्समैन जो तीन जिनके शतक है, कौन कौन से, श्रृंगार, वैराग्य और नीति, तो तीन शतक के शतक तय के तौर पर इनकी रचनाएं जानी गई। ठीक है। फिर है विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो राजा गर्दभिल्ल के द्वितीय पुत्र हुए, दूसरे पुष्ट छोटे वाले पुत्र हुए। तो कुछ जानकारी क्या होगी कि शकों पर विजयोपरांत 57वां यानी 57 ईसा पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ करने का श्रेय इनको ही जाता है। शक संवत नहीं, याद रखिएगा विक्रम संवत, क्योंकि नाम ही विक्रम है तो आपको विक्रम संवत याद रखना पड़ेगा। कब से? 57 ईसा पूर्व। ठीक है। और इसे ही क्या बोला गया आगे चल के, कृत संवत या मालव संवत भी बोला गया। ठीक। अब हम इसको सेगमेंट में बांट लेते हैं। तो गर्दविल वंश जब भी आपको 7 मार्कर में आए तो ये टुकड़ों में आएगा कि उसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताइए, आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक या सांस्कृतिक व्यवस्था। मगर आपकी किस्मत में अगर 10 मार्कर का सेगमेंट आता है तो आपको सबसे पहले 2 से 3 लाइन में, 3 या 4 लाइन में आप इंट्रो लिख दीजिए। ठीक। इंट्रो लिखने के बाद उसको फ्लो चार्ट में बता दीजिए कि मुझे आगे चल के मैं कौन कौन से डायमेंशंस पे बात करने वाला हूं। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने सेगमेंट है 4 सेगमेंट में बांट दीजिए, जैसे ये फ्लो चार्ट में मैंने बांट दिया है। और यही फ्लो चार्ट को आप एक्सप्लेन कर देंगे और धूमधाम से आपका 10 मार्कर प्रिपेयर हो जाएगा विद अच्छी कंक्लूजन के साथ। तो चलिए हम जान लेते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे भी हम इस आपको समझाते चल रहे हैं कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपका दिमाग भी आपको सेट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक दो और आर्थिक। एक बार नजर कर लीजिए, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। जब समाज का और तत्कालीन जब गर्दभिल वंश था तो समाज की क्या क्या अवस्थिति थी। जब भी याद रखिए, मैं बैकअप प्लान आपको बता रहा हूं, जब भी कोई वंश होगा तो याद रखिएगा वो अपने समाज का उत्थान ही करेगा। ठीक है। जब ये कभी कभी रटा रटाया मटेरियल नहीं आपके काम आ रहा है, तब क्या कर रहे हैं, समाज का देखिए कि कोई भी राज शासक होगा, कोई भी राजा होगा, समाज का उत्थान ही करेगा, पतन नहीं करेगा। ठीक। आसपास की स्थिति में क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की करने की कोशिश करेगा, सोशल वेलफेयर स्कीम लाने की कोशिश करेगा, बाय एंड लार्ज अपने शासन को अच्छा करने की कोशिश करेगा, निरंकुश नहीं होगा। ठीक है। वैसे ये मुझे चीजें नहीं बताना चाहिए, मगर मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि नहीं, बच्चे के पास प्लान बी रहना चाहिए। जब उसके कुछ नहीं समझ में आया तो खाली पेन नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा करके पढ़े। लोग दो टाइप के होते हैं, जो खाली कॉपी छोड़ देते हैं, एक वो होते नहीं कॉपी नहीं छोड़ते, कहते हैं नहीं कुछ उसके अराउंड में जो भी चीजें मेरे पास याद आ रही मैं उसको जरूर लिखूंगा। और यही हार ना मानने का एटीट्यूड आपको एक दिन विजयी बना देता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक स्थिति। तो देखिए समाज किस पे बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था पे था। ठीक है। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं आप YouTube पर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके। वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता पाएंगे। तो 4 प्रकार वर्ण होगा, तो ये वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को उस टाइम पीरियड में एक विशेष उनका इम्पैक्ट देखना मिलता था। क्यों? क्योंकि पूरी के पूरी जो भी शासन व्यवस्था थी उसमें कैसे आप उनको डिसीजन लेने हैं, इस सभी हायरार्की में बड़े पोजीशन पे ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे। फिर साथ ही साथ और सामाजिक व्यवस्था में क्या देखोगे, कृषि और व्यापार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ग था, जो हमारा वैश्य वर्ग है, तीसरे नंबर की हायरार्की में आता है। तो वो आर्थिक स्थिति को इनके थ्रू मजबूती प्रदान देखने को मिलेगी। तो कृषि और व्यापार करने वाले वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। और याद रखिएगा अगर ये वर्ग मजबूत है तो ऑटोमेटिकली आर्थिक स्थिति सुदृढ़ देखने को आपको मिलेगी। फिर है समाज में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलेगी, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का भी उन्होंने उस टाइम पीरियड में आदर किया, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके पास शॉर्ट आंसर लिखने का है और आपके पास टाइम नहीं है तो सेंटेंस मत बनाइए, केवल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, केवल काम की चीज लिखिए, समाज में धार्मिक सहिष्णुता के दर्शन, दैट्स इट। आप अगर आपको और भी एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है तो लिखिए वैदिक धर्म प्लस बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर ये लिख दिया 3 तो एग्जामिनर ये मान के चलता है कि हाँ बच्चे को पता है और कीवर्ड्स में इसने परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। और परिवार का हेड कौन होगा, तो परिवार का हेड जो होगा, देखिए 2 प्रकार का सत्ता होगी, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो परिवार जो इधर देखने को मिलेगा वो पितृसत्तात्मक, इस पूरी की पूरी फैमिली का जो हेड होगा वो पिता होगा और बड़े डिसीजन जो होंगे वो पिता के द्वारा, यानी कि जो पेट्रार्की जो सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक ठीक। शिक्षा का केंद्र जो हमेशा देखने को मिलेगा, जैसे सांदीपनि आश्रम है और इसी आश्रम के नाम पर सीएम राइज का नाम चेंज कर देगा। ये भी करंट अफेयर का सेगमेंट, इसको आप जरूर जोड़ लीजिएगा। बट भगवान श्री कृष्ण और सुदामा कहाँ आए थे, उज्जैन आए थे। कहाँ?
आश्रम व्यवस्था में ऋषि सांदीपनि जी के आश्रम आए थे, क्यों? सीखने के लिए, गुरुकुल आए थे। तो देख लीजिए, शिक्षा का केंद्र आश्रम या गुरुकुल एवं संस्कृत भाषा का महत्व भी देखने को इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो था, कला, संगीत, मूर्ति कला को राजकीय, ये पूरा राज्य के लिखे ना, जाव नहीं है, राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो पूरे के पूरे सेगमेंट सब कुछ इसमें डन हो गया। ठीक है, समाज भी देख लिए हमने, एक पूरे वर्ण विभाजन भी देख लिए 4 प्रकार का। समाज का स्थिति कैसी थी, धार्मिक सहिष्णुता थी। अच्छा, अच्छी अच्छी जो जो भी कंटेंट लिख रहा है आपने अंडरलाइन करेंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार की व्यवस्था है तो संयुक्त परिवार पे भी अंडरलाइन कर दिया। परिवार कैसा था, तो पितृ सत्तात्मक था, तो पितृ सत्तात्मक में भी हमने अंडरलाइन कर दिया। शिक्षा का केंद्र क्या क्या था, तो आश्रम और गुरुकुल व्यवस्था देखने को मिलेगी। और संस्कृत भाषा का जो प्रभाव आपको यहाँ देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। और लास्ट में, ये पूरे की पूरा, जब भी कोई अच्छा राजा होगा, ओपन माइंडेड का होगा, तो कला, संस्कृति, स्थापत्य सब पर वो काम करेगा। तो उन्होंने भी काम किया, तो कला, संगीत एवं मूर्ति कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिए कि जी छोटी छोटी संगीत कला और ये सब कुछ सेगमेंट्स हैं, कालिदास हैं, और ये जो भी सम्मान समारोह हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं, उज्जैन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइम पीरियड में जो हम बोल रहे हैं ना, संगीत कला, संगीत, मूर्ति कला, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था से ही हमको शुरुआत करना है। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा, कृषि होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में कोई भी ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ऑब्वियस है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब पुराना टाइम था तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ, कृषि हो गया। ठीक है, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल होंगी, तो गेहूं, जौ और धान की फसल आपको देखने को मिलेगी। उज्जैन है तो आपको गेहूं सर्वाधिक देखने को मिलेगा, आंशिक तौर पे आपको चावल देखने को मिलेगा। फिर उज्जैन क्या था, तो भैया ऑब्वियस है, उज्जैन उस टाइम पीरियड का व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहां आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के आपको व्यापार देखने को मिलते थे। ठीक है, राजा के द्वारा क्या हुआ कि व्यापारिक मार्ग जो जो थे, वहां उन्होंने चुंगी लगाना स्टार्ट कर दिया, कर लगाना चालू कर दिया। तो व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण होने से राज्य को कर के माध्यम से आय का एक नया सृजन का स्रोत प्राप्त हो गया। तो अर्थव्यवस्था में अगेन मैं रिपीट करा रहा हूँ, कृषि आय का स्रोत होगा, कृषि में गेहूं, जौ और धान फसल मुख्य रूप से होगी। 7 मार्कर में आप आर्थिक स्थिति आए तो 2 से 3 लाइन में इंट्रो आप मारिएगा, या 1 से 2 लाइन में इंट्रो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद सीधे तत्काल आपको ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम बना के सीधे काम की चीज पे लिखना है। सेंटेंस नहीं बनाना, मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस नहीं बनाना, काम के पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, विश्वास खुद पर कीजिए, हम पर कीजिए और नोट्स पे कीजिए, आप हमेशा मुस्कुराते हुए अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि में मिलेगी। फिर व्यापार का मुख्य केंद्र हमारा उज्जैन होगा। जैसे ही व्यापार की बात करेंगे तो व्यापारिक मुख्य मार्गों में हम चुंगी लगाना स्टार्ट कर देंगे, कर लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो राज्य के इनकम का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। फिर है सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे जो कमर्शियल ट्रेड एक्टिविटीज ही आपको सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था में कारीगर और शिल्पकारों की भी श्रेणियां देखने को धीरे धीरे विकसित होगी, जो धीरे धीरे अपने इनकम का सोर्स भी यहाँ बना लेंगे। बड़े बड़े मंदिर भी बनने लगे थे उस टाइम पीरियड में, और उसके लिए भी इनकम का सोर्स ही होता है। फिर पशुपालन और हस्तशिल्प की भी आय का एक प्रमुख स्रोत देखने को मिलेगा। क्यों? उस टाइम पीरियड में गाँव में सबसे बड़े इनकम का सोर्स क्या था, या तो कृषि करेंगे या गाय को दुग्ध व्यवसाय या लेन देन करके उसको एक जैसे कहते हैं ना वस्तु विनिमय करके, और ये करके इनकम का सोर्स हमको करेंगे, या हस्तशिल्प के माध्यम से। ठीक, तो अर्थव्यवस्था में ये लिखिए, ये भी 7 मार्कर का सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए, और मैं आपको बता दूं लास्ट में मैं प्रश्न भी दूंगा, तो उसको एक बार आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक, तो राज व्यवस्था में, अच्छा इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे प्रेजेंटेशन करने का और हमारे थॉट प्रोसेस को जरूर अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, भाषा को लेकर कभी भी बैरियर मत समझिएगा कि हमारे लिए भाषा एक बैरियर है, नहीं, हमको एक जोड़ने का काम करती है भाषा। तो याद रखिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमको चीजें हंस बनकर सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ज्यादा आप खुश रहेंगे। तो बात करते हैं शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा सर्वोच्च सत्ता का थे। हर जगह जब भी पुराने टाइम पीरियड देखेंगे तो राजतंत्रात्मक ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। राजा हमेशा सर्वोच्च होगा, ऑब्वियस हो, तो राजा के साथ मंत्री परिषद होगी, बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, प्रशासन में मंत्री परिषद और स्थानीय अधिकारियों की सहायता प्राप्त होगी। कोई भी राजा होगा उसकी मंत्री परिषद होगी, दैट्स इट। कितना भी निरंकुश राजा होगा, मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद के साथ साथ उसके सहायक अधिकारी भी होंगे, तो इन्होंने अधिकारी भी मेंशन कर दिए। तो आपको ऐसे ही हायरार्की फॉलो करना है। फिर देखिए, उज्जैन में क्या होगा, सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। ठीक है, तो देखिए स्ट्रैटेजिकल पोजीशन उज्जैन की बिल्कुल थी, भारत के मध्य में था हमारा उज्जैन। तो जो भी व्यापार की गतिविधि होगी या भी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी तो उसका सबसे बड़ा केंद्र जो देखने को मिलेगा वो आपको उज्जैन देखने को मिलेगा, आज से नहीं वर्षों पूर्व से। ठीक है, जिसमें आप होलकर राजवंश को भी बोल सकते हैं, हमारा सिंधिया हो गया, जितने हैं कहीं ना कहीं आपको उज्जैन के इर्द गिर्द ही पाए देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, राज्य को शक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि इसी के आक्रमण के फलस्वरूप फिर ये वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, सीमाओं की सुरक्षा हेतु किसकी व्यवस्था की गई, सेना की व्यवस्था की है। तो ये देखिए सेना हो गई, आक्रमण हो गया, सामरिक व्यवस्था हो गई, ठीक, अधिकारी हो गए, फिर मंत्री परिषद हो गए, स्थानीय अधिकारी के साथ साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। देखिए कीवर्ड्स में मैं मेंशन कर रहा हूँ, और ये याद रखिए ये पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए हमारी एप्लीकेशन चैंपियन स्क्वायर एमपीपीएससी की चैंपियन की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये जरूर, इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, सीमाओं की सुरक्षा, फिर धार्मिक वैधता बनाए रखने के लिए राजा इस क्या करता था, यज्ञ कराता था। और क्यों, याद रखिए धार्मिक वैधता, और उस टाइम पीरियड में राजा अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए यज्ञ ज्यादा कराते थे। जैसे नाम आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, क्यों कराते थे, अपनी वैभवताओं को बताने के लिए कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है, इतने लार्जर लेवल पे हम इतने प्रभुत्वशाली हैं। ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए सब चीजें होती थी। तो धार्मिक वैधता बनाए रखने के लिए राजा यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता था। तो 7 मार्कर में ये तैयार हो गया। अगर 10 मार्कर में आया तो सभी को इकट्ठा मिलाना और चुपचाप इसको लिख के आप अपने आप को मेच्योरिटी के साथ, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ एज इट इज उतारने की भी जरूरत नहीं भैया, अगर आपने 5-5 पॉइंट भी इसको अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो राय आपकी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है राजा का प्रमुख सांस्कृतिक, ठीक है, राजा की बात करते हैं या उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी हम उज्जैन में मिलेगी, और धार्मिक तो बाबा महाकाल का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और बाबा महाकाल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आप शायद आप भी नहीं गए होंगे, जैसे कि मंगलनाथ का मंदिर हो गया, ठीक है, और जो विक्रमादित्य की कुल देवी है, आप कुल देवी का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर कोई व्यक्ति उसके बाद वहां जाता है, काल भैरव को भी जाता है, कुल देवी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये सब छोटे छोटे क्या था, ये सब धार्मिक केंद्र थे। आज उज्जैन तो वर्ल्ड लेवल पे इसीलिए फेमस है कि नहीं, शक्ति का सबसे बड़ा पुंज कौन सा है, तो हमारा उज्जैन है। ठीक है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का भी संरक्षण आपको देखने को मिलेगा, जहां सबसे ज्यादा विद्वान और कवियों को संरक्षण शासन के द्वारा यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा दिया गया। ठीक है, उज्जैन को कला और स्थापत्य का प्रमुख स्थान के तौर पे देखने को मिलेंगे। फिर उज्जैन में प्राचीन काल से लेकर खगोल एवं ज्योतिष का सबसे बड़ा केंद्र देखो, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र भी इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप वैदिक घड़ी भी देखने को आपको मिलेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा वैदिक घड़ी का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो उज्जैन में तो लगी लगी और सीएम ऑफिस के सामने भी लगी हुई, तो थोड़ा इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक जीवन में धर्म और परंपराओं का विशेष महत्व भी देखने को मिलेगा, जिससे समाज में क्या होगा, नैतिक मूल्यों का उत्थान आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, शासन का जब भी एक शासन का सर्वोच्च अधिकारी या राजा क्या करेगा, जब भी कुछ लोगों में वैल्यू डालने की कोशिश करेगा तो उसमें धर्म का इम्पैक्ट जरूर, क्यों, धर्म के माध्यम से व्यक्ति सात्विक होता है, और सात्विक होने के बाद वो सत्कर्म में ज्यादा फोकस करता है। और यही काम, यही कि सांस्कृतिक जीवन में धर्म और परंपराओं का विशेष महत्व था, और इसी के माध्यम से व्यक्ति सत्कर्म, अहिंसा, लोगों का सद्भाव, प्रेम, ये सब कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का उत्थान आपको देखने को मिले। लास्ट में विक्रमादित्य और उज्जैन की गौरवशाली जो सांस्कृतिक पहचान अपने आप में गौरव जो विक्रमादित्य ने पहुंचाई, हर व्यक्ति के लिए एक अमिट छाप है। लास्ट में कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि गर्दभील वंश का सांस्कृतिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता, कला का संरक्षण और शिक्षा के विकास के पर आधारित था। ठीक है, उज्जैन इस काल में केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक ऐसा सेगमेंट था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने जा रहा है। ठीक है, संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं एक नजर देख लेते हैं। तो उज्जैन के इतिहास में गर्दभील वंश का क्या महत्व है, 2 मार्कर। गर्दभील वंश का उल्लेख किन जैन ग्रंथ में मिलता है, ये भी 2 मार्कर तैयार कर लीजिए। कृत संवत क्या है, तो इसको 3 लाइनों में मुझे आप बताइए तो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। 7 मार्कर की बात कर लेते हैं, तो गर्दभील वंश की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करिए। ठीक, तो इसमें हमने आपको बता ही दिया था, एक लाइन में गर्दभील वंश के बारे में बताइए, और जितने पॉइंट्स थे राजनीतिक सब उसको लिख दीजिए। गर्दभील वंश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का भी प्रकाश डालें, तब भी आपको हमने जो अभी डिस्कस किया था उसको करना है। या
ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गर्दविल वंश मालवा के प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, इस कथन की समीक्षा करिए। जितने सेगमेंट थे, जितने पहलू थे, सब उसको आप पुटअप कर देंगे, यानी कि 3 से 4 लाइन में इंट्रो लिखेंगे, मेन बॉडी बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको पूरा का पूरा उतार देंगे विद कंक्लूजन के साथ। तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने जितने भी जान पहचान के मित्र हैं उसको जरूर शेयर करिएगा। अगर हम आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की सफलता होगी। और आप याद रखिएगा कि आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।